आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ की लिखी हुई कहानी पथरीला बुत। नीलम कुलश्रेष्ठ जी समकालीन हिंदी कथा जगत की एक जानी पहचानी और प्रमुख लेखिकाओं में एक मानी जाती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। निशा ने उसके दोनों कंधे पकड़कर झंझोड़ा, दिया होश में आओ। दिया इतने झंझोड़े जाने पर भी अचल रही, अपनी भाव शून्य बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखती रही। निशा हैरान हो गई कि उस पर कुछ असर नहीं हो रहा, वो वैसी ही प्रतिक्रिया विहीन है। निशा घबरा गई, इसकी हालत तो बहुत गंभीर है। दिया की माँ रोली का गला भर आया, 1 महीने से ये ऐसी ही हो रही है, बड़ी मुश्किल से दूध या जूस पिलाती हूँ। निशा ने शिकायत की, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सोचा तो बहुत था, किंतु ऐसी बातों के लिए संकोच होता है। तो तुम अब मुझे परायों में गिनने लगी हो? नहीं, ये बात नहीं। खबर करती भी तो क्या कि बेटी इश्क में चोट खाकर पत्थर हो गई है। कहते कहते वो सिसक उठी। दिया बिखरे बालों में घुटनों पर अपनी ठोड़ी टिकाकर ऐसे बैठी थी जैसे वहाँ है ही नहीं। निशा ने धीमे से उससे पूछा, दिया क्या आज मुझसे नमस्ते भी नहीं करोगी? दिया बुत बनी रही। निशा पलंग से उठ खड़ी हुई, फिर उसने दिया की ठोड़ी पकड़ ऊपर उठाई। दिया, मैं तुम्ही से कह रही हूँ। दिया ने अपनी कातर आंखें उसकी आंखों में डाली, उनमें एक महीन पहचान उभरी, फिर मिट गई। अचानक निशा ने 2 चांटे उसके गाल पर इतने जोर से मारे कि वो तिलमिला कर रोने लगी। रोली घबरा कर खड़ी हो गई। निशा ये क्या कर रही है? पागल हो गई है? मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ, कहकर उसने दिया को झिझोड़ा। मैं इतनी देर से तुमसे बातें करना चाह रही हूँ, उत्तर क्यों नहीं दे रही? ये मुट्ठी में क्या छिपा रखा है? कुछ भी नहीं। दिया ने और जोर से मुट्ठी भींच ली। क्या है, दिखा तो सही। निशा ने जबरदस्ती वो खोलने की कोशिश की, पर सफल ना हो सकी तो बोली, रोली तुम इसे पीछे से पकड़ो। नहीं निशा, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। आज मैं इसको इसके हाल पर छोड़ दूँ? याद नहीं है जब तुम नौकरी पर जाती थी तो मैं बार बार तुम्हारे घर आकर तुम्हारी मेड पर नज़र रखती थी? निशा, मैं जानती हूँ, एक अच्छी पड़ोसन के तरह तुमने इसे 4-5 वर्ष तक संभाला है। इसकी मेड नहीं आती थी तो तू इसे अपने घर ले जाती थी। मैं तो तेरे एहसान वो कैसे भूल सकती हूँ? वो एहसान नहीं थे, दिया ने मेरे भी मातृत्व को पूरा किया था, उसी हक से कह रही हूँ। इसे कसकर पकड़। रोली ने घबराते हुए दिया को पीछे से पकड़ लिया। निशा ने पूरी ताकत से दिया का हाथ खोल लिया, उसमें एक मुड़ा तुड़ा कागज़ था। रोली सिसक उठी। जिस दिन से संजय का कोई दोस्त इसे ये पत्र दे गया है, उसी दिन से पत्थर जैसी हो गई है। दिया ने उसके हाथ से वो पत्र छीनना चाहा। ये मेरा है, संजय की आखिरी अमानत, प्लीज़ इसे मत लीजिए। निशा ने उसे डांट कर बिठा दिया और ज़ोर ज़ोर से पत्र पढ़ने लगी। दिया, हम लोग शादी के सपने देख रहे थे। मेरे पेरेंट्स ने भी तुम्हें पसंद कर लिया था। मैंने तुम्हें सगाई की अंगूठी भी पहना दी थी, लेकिन एक नई सिचुएशन सामने आ गई है जिससे मेरी ज़िंदगी बदलने जा रही है। तुम्हें तो पता है कि मैं कैरियर के लिए हमेशा से स्वार्थी रहा हूँ, और मुझे ये भी अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफ़ देने जा रहा हूँ। हुआ ये है कि कंपनी की ओनर अर्थात मालिक की बेटी मुझ पर मेहरबान हो गई है और वो शारजाह में अपनी कंपनी की ब्रांच खोलने जा रहे हैं। उसके लिए मुझे ही भेजेंगे। तुम मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह समझने की कोशिश करना। एक ब्राइट फ्यूचर, विदेश की एक कंपनी मेरी झोली में आ गई है। तुम ही सोचो, क्या ये छोड़ना सही है? ये तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, लेकिन तुमसे अलग होना मेरी मजबूरी है। कभी तुम्हारा संजू। दिया पत्र सुनते ही बिलक बिलक कर रो रही थी। प्यार की लाश को ऐसे कलेजे से लगाकर जिया नहीं जा सकता दिया, कहते हुए उसने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह आपने क्या किया? वो पलंग पर गिरकर तकिए पर सर पटकने लगी। रोली तो रो ही रही थी। ये क्या हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने खूब धूमधाम से सगाई की थी। हाँ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं तो दिया से मिन्नतें करते करते हार गई हूँ कि कॉलेज जाना शुरू कर दे। बस इसका एक ही जवाब है कि ये आगे पढ़ाई नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार तुमने मेरी सहायता मांगी थी, कुछ वर्ष मैंने इसकी देखभाल की थी।
उन वर्षों में मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि दिया मेरी बेटी नहीं है। क्या हुआ जो हम लोग दूसरी कॉलोनी में रहने चले गए? मैं उसी अधिकार से कुछ दिन इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। इससे पहले कि रोली कोई जवाब दे पाती, दिया चीख उठी, मुझे किसी के घर नहीं जाना, अब मैं इसी घर में मरूंगी, अब मैं जीना नहीं चाहती। निशा दिया के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, मेरे घर चलो तो सही, सब ठीक हो जाएगा। आपके साथ तो हरगिज नहीं जाऊंगी, आपने मेरा पत्र क्यों फाड़ा? दिव्या उसे क्रोधित आंखों से घूरते हुए बोली, अभी तू गुस्से में है, नासमझ है, लेकिन एक दिन तू जरूर समझेगी मैंने जो किया वो सही था। जिंदगी की अगर एक डाल कट जाए तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, कहीं कोई आशा की कोपल जरूर छिपी होती है जिसे हमें ढूंढना होता है। मेरे जीवन में कोई कोपल नहीं फूटेगी। संजय इतना गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आदमी जो कभी नहीं सोचता जिंदगी में वही हो जाता है। मुझे और विवेक को देख लो, हमने एक दूसरे का प्यार पा लिया, लेकिन एक बच्चे के लिए तरसते रह गए। हम लोग गम में एक बुत नहीं बन गए। अपना बच्चा मैंने तुम में ढूंढ लिया था। चल, हाथ मुंह धो ले और मेरे साथ चल। दिया जब चलने को तैयार नहीं हुई तो निशा ने रोली से कहा, जब ये मान जाए तो तुम इसे मेरे पास छोड़ जाना या मैं इसे ले जाऊंगी। निशा के घर आकर 4-5 दिन बहुत बेचैनी में गुजरे। दिया फ़ोन पर बात करने को तैयार नहीं होती थी। आखिर एक दिन रोली व उसके पति दिया को निशा के यहाँ छोड़ ही गए। निशा ने दिया के रहने के लिए कोठी के टेरेस वाला कमरा चुना था। इस टेरेस पर 8-10 फूलों के गमले थे। वह कमरे के आगे एक टीन शेड था। खिड़की के पास ही मनी प्लांट की बेल ऊपर से नीचे तक झूम रही थी। कुछ फर्न के हैंगिंग पॉट बालकनी में लटक रहे थे। उसके पति इन दोनों फ्रांस एक ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, इसलिए वो रात में दिया के साथ ही सोती थी। दिन भर तो निशा दिया को नीचे काम में या टीवी में उलझाए रखती थी। दोपहर को आराम करने वे ऊपर आ जाती थी। शाम को अक्सर दिया टेरेस पर कुर्सी पर बैठे बैठे गुमसुम आसमान को घूरती रहती थी। पिछली बातों को याद करने से उसके गालों पर आंसू बहने लगते थे। कैसे एक बर्थडे पार्टी में एक कोने में संजय ने उसे घेर कर तुरंत ही कह दिया था, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी तलाश पूरी हो गई है। किस बात की तलाश? वो उस बेतकल्लुफ़ी पर हैरान हो गई थी। अपने प्यार की। वॉट? अभी आप मुझको जानते ही कितना है? आई एम इन लव एट फर्स्ट साइट। आर यू जोकिंग? नो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का फैसला मेरे पेरेंट्स करेंगे। तो चलिए आपके पेरेंट्स से मिल लेते हैं। वो अकड़ गई थी। पहले मुझसे तो ठीक से मिलिए, पहले मैं तो आपको पास कर दूं। संजय से 1 महीने नेट पर चैट करते, सीसीडी या बरिस्ता में 2-3 मुलाकात के बाद उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कोई बेशकीमती चीज़ उसकी मुट्ठी में कैद हो गई है। उन दोनों की रुचियां भी एक जैसी थीं। बस उसे शांत संतुलित जीवन पसंद था, जबकि संजय तेज आसमान में उड़ना चाहता था। उसी तेज उड़ान में ये भूल बैठा कि जिसे ज़िंदगी की तलाश माना था वही ज़िंदगी में पीछे छूट गई। उस टेरेस वाले कमरे में जब दिया की नींद खुल जाती तो कमरे से बाहर निकलकर कुर्सी पर कोई पुस्तक पढ़ने की कोशिश करती बैठ जाती। पढ़ते पढ़ते अक्सर उसकी नज़र सामने वाले बंगले पर पड़ जाती। उसकी छत को झोपड़ी का आकार देकर खूबसूरती प्रदान की गई थी। उस छत की फेंसिंग से हरी बेल की पंक्तियां नीचे झूल रही थीं। सामने का लॉन एक पंक्ति में सजे गमलों से, रास्ते पर गड़े रंग बिरंगे पत्थरों से भव्य लगता था, जिनके बीच थी झुकी हुई एक भव्य नारी की मूर्ति, जिसकी मटकी से फव्वारे का पानी बहता रहता था। इसमें रहने वाले 2 बड़ी कारों में काम पर चले जाते थे। इस विशाल आभिजात्य भरी भव्यता से अलग दिखाई देती थी सिर पर मैला लाल स्कार्फ बांधे, लकड़ी के से हाथ पैर वाली एक दुबली पतली पिचके गालों वाली सूखी औरत। सुबह शाम उसके कपड़े ठीक ठाक होते थे, कभी मैक्सी या कभी साड़ी, लेकिन दोपहर में वो अक्सर पेटीकोट पर पीली या काली टी-शर्ट पहने घूमती रहती, जिसके ऊपर के 1-2 बटन खुले होते थे, जिनमें से झांक रहे होते थे झुर्रियों भरे अंग। वो औरत निरुद्देश इधर उधर बंगले में चक्कर लगाती दिखाई देती, कभी सीढ़ियों पर बैठकर कुछ बड़बड़ाया करती, कभी लॉन में पड़े झूले पर कुछ सोचती बैठी रहती। वह उसी पर सो जाती थी। उधर दिया को निशा ज़बरदस्ती खाना खिलाने आती। वो कोशिश करने पर भी अधिक खाना नहीं खा पाती।
निशा उससे पूछती कब कॉलेज जाना है तो बस उसे सुनी सुनी आंखों से देखती रहती या फुसफुसा कर कहती कभी नहीं। वो उसे बहलाने की कोशिश करती, चल आज बाजार हुआ है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर पर ही ठीक हूँ। दिया, अपने को संभालने की कोशिश कर। मैं किसके लिए संभलूं, क्यों संभलूं, सब कुछ खत्म हो गया है। एक चोट से जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी बची ही कहाँ है। एक दिन जैसे ही दिया नीचे से ऊपर आई, देखा वो औरत अपने बंगले के बड़े फाटक की सलाखें पकड़े उसे टकटकी लगाकर घूरते हुए खड़ी है। जो चेहरा दूर से दहशत जगाता था वही रूखी सूखी बालों की लटों के बीच उसे मासूम लगने लगा। दिया ने उसे देखकर अपना हाथ हिलाया। वो औरत चुपचाप खड़ी रही, प्रतिक्रिया विहीन सी। दिया ने 3-4 बार कोशिश की लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था सामने निर्जीव आंखों का कोई पुतला खड़ा है। अलबत्ता उसका बदरंग लाल रंग का स्कार्फ जरूर फड़फड़ा रहा था। दिया खिसिया कर बुदबुदा उठी, पगली। फिर उसने कमरे में जाकर किताब पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाई। फिर सोचते सोचते न जाने कहाँ खो गई। किसी ने उसका कंधा झिझोड़ा, वो चौंक गई। देखा निशा आंटी हाथ में चाय का प्याला लिए खड़ी हैं। पता है मैं 2 मिनट से तेरे सामने खड़ी हूँ, तुझे दिखाई नहीं दी? जी? वो खुद भौंचक रह गई। उसे क्या हो गया है? वो औरत? उसने चुपचाप उनके हाथ से प्याला ले लिया। उसका दिल कुछ सोचकर बहुत जोर से धड़कने लगा। कब से कह रही हूँ दिया, अपने को संभाल। अपने आंसू छिपाते हुए नीचे चली गई। दूसरे दिन दिया ने फिर उस औरत को सीढ़ियों पर खाने की थाली लिए हुए बैठे देखा। फिर देखा थोड़ा खाना खाकर वो वहीं सो गई। उसके खाने से गंदे मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। वो अलमस्त सो रही थी। दिया को जुगुप्सा हुआ ही, कैसी मृतप्राय हो गई है ये औरत। थाली में बचे हुए खाने पर कौवे टूट पड़े। जब उसकी नींद खुली तो फिर उसी थाली में से खाने लगी। खाना खत्म होने पर अंदर जाकर थाली को निर्विकार अंदर रखाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। 2 दिन बाद ही उसकी मम्मी आ गई। दिया कैसी हो? उसने होठों को जबरन खींचकर मुस्कुराने की कोशिश की। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, कहते हुए उन्होंने एक हेरम्स पैंट, एक 3/4 व 2 टॉप सामने फैला दिए। तुझे पता है तेरे मामा की बेटी की शादी इसी इतवार को है। अचानक तय हो गई है। लड़का यूके जा रहा है। मैं तुझे लेने आई हूँ। जल्दी पैकिंग कर ले, बाजार से तेरे लिए संगीत व शादी के लिए ट्रेडिशनल लहंगे लेते चलेंगे। मुझे किसी की शादी में नहीं जाना है, मैं किस मुंह से जाऊंगी? कैसी बातें करती हो? क्या एक धोखेबाज लड़के के पीछे जीना छोड़ दोगी? वो बिलख बिलख कर रोने लगी। निशा ने रोली के कंधे पर हाथ रख दिया व इशारा किया कि वो उस पर जोर न डाले। वे दोनों बाहर आ गईं। निशा फुसफुसाई, अभी मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। क्या है तेरा लक्ष्य? ये पूरा होने पर ही पता लगेगा। उस स्त्री की गतिविधियों पर नज़र रखना दिया की दिनचर्या बन गया था। एक दिन वो स्त्री फिर फाटक के पास खड़ी थी। उसने गहरा गुलाबी टॉप पहन रखा था। दिया ने हाथ हिलाया लेकिन वो खाली आंखों से पत्थर बनी उसे घूरती रही। औरत है या चलती फिरती लाश? दिया सोच में पड़ गई। कहीं वो भी तो ऐसी नहीं होती जा रही है। उसने इन 10 दिनों में किया ही क्या है? एक किताब तक तो पढ़ी नहीं है। वो बस आसमान में क्या खोजती रहती है या शून्य में क्या टटोलती रहती है। आंटी जब नीचे कमरे में टीवी के सामने ज़बरदस्ती बिठा देती हैं तो भी सिर्फ उसकी आंखें टीवी पर गड़ी रहती हैं। दिमाग तो खोखला हो न जाने कहाँ भटकता रहता है। उसके क्या कुछ हाथ आया है? भाई भाई करता अकेलापन बस। अरे उसे तो इतना भी होश नहीं रहा कि निशा आंटी से इसके अतीत के बारे में पूछती। इससे पहले आंटी उसके लिए ऊपर चाय लेकर आती, वो ही नीचे उतर आई। आंटी आज मैं चाय बनाऊंगी। निशा खुश हो गई। जय नसीब, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने को मिलेगी। दिया ने उसके हाथ में प्याला देते हुए पूछा। सामने के बंगले में एक अजीब सी औरत घूमती रहती है, वो कौन है? चलो इतने दिनों बाद ही सही तुमने शिवांगी के लिए पूछा तो सही। ये सामने के बंगले वालों की सबसे बड़ी बेटी है। निशा मन ही मन खुश हो उठी। वो अपने मकसद के करीब जा रही है। मैं तो समझ रही थी कोई पगली नौकरानी होगी जिसे तरस खाकर इन्होंने रख लिया होगा। इसे हाथ हिलाओ तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं होता। इसकी प्लेट में से कौवे खाना खा जाते हैं पर इस पर कोई असर ही नहीं होता है।
तुम सही कह रही हो, यह दुख से पथरा गई है। ये कभी बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन अपनी किस्मत इंसान नहीं बदल सकता, लेकिन अपने मन की मजबूती से अपने जीवन को बिगड़ने से बचा सकता है, अपने जीवन में उद्देश्य पैदा कर सकता है। इसकी बॉडी भी आड़ी टेढ़ी अजीब सी लगती है। जिसे अपने शरीर का होश ना हो वो क्या संभालेगी। इसकी एक बहन अमेरिका में रहती है, यहाँ तो एक भाई व भाभी हैं, इसके पेरेंट्स मर गए हैं। सुबह शाम भाभी इसके कपड़े बदल देती है, दोपहर में ये मनमानी करती रहती है। तुमने देखा ही होगा, बंगले के गेट पर हमेशा ताला पड़ा होता है। हाँ देखा है। क्या ये शुरू से ही ऐसी थी? नहीं, शिवांगी बहुत प्यारी लड़की थी, हर समय बुलबुल सी चहकती रहती थी। बाद में किसी के इश्क में चोट खाकर इसकी ये हालत हो गई। उफ, कहते हुए दिया की नज़रों में संजय का चेहरा घूम गया। क्या वो भी शिवांगी की तरह? मुझे उसके विषय में अधिक तो नहीं पता, लेकिन ये जिससे प्यार करती थी उसी से शादी होने वाली थी। इनविटेशन कार्ड्स भी छप गए थे। शादी में 15 दिन बाकी थे। इसकी छोटी बहन अमेरिका में MBA कर रही थी। वो शादी में शामिल होने अमेरिका से आई, फिर पता नहीं क्या हुआ कि शिवांगी के प्रेमी ने इसे छोड़कर उससे शादी कर ली। अपना बिजनेस समेट कर अमेरिका जा बसा। तभी से पत्थर जैसी हो गई है। इसके चेहरे पर ना दर्द की लकीर उभरती है, ना कोई संवेदना। बस तब से पथरीला बुत बनी अपना जीवन व दुबला होता जा रहा शरीर घसीट रही है। दूसरे दिन दिया टेरेस पर खड़ी शिवांगी को देख रही थी। वो आदतन मौन आकाश को देखती कुछ सोच रही थी। उसे उस पर तरस आ रहा था कि बेचारी की ज़िंदगी को एक पुरुष ही क्यों, एक स्त्री, वो भी उसकी सगी बहन ने शूलों से भेद दिया था। शिवांगी चलते चलते गेट तक आ गई थी। तभी वहाँ से कुछ बच्चे अपने स्कूल बैग लिए निकले। उनमें से एक को शरारत सूझी। वो शिवांगी के पास जाकर चिल्लाया, पगली पगली। फिर सभी चिल्लाने लगे, पगली पगली पगली। शिवांगी मौन रही, ना चिढ़ी ना गुस्सा हुई, बस अविचल उन्हें देखती रही। सभी बच्चे शिवांगी पर पत्थर बरसाने लगे। निश्चित ही वे इस कॉलोनी के नहीं थे। पत्थर उसके बदन पर पड़ रहे थे, तब भी वो बुत बनी खड़ी थी। तभी एक पत्थर उसके माथे से टकराया। दिया को लगा उसके माथे पर चोट लगी है। वो चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? बच्चों ठहरो, मैं अभी नीचे आती हूँ। दिया को चिल्लाते देख बच्चे भाग खड़े हुए। उस औरत के खून बह रहा था। वो वैसी ही प्रतिमा सी खड़ी थी। दिया बेहद घबरा रही थी। उसने तुरंत नीचे उतरकर आंटी को बताया। निशा ने उसकी भाभी को फ़ोन किया। दिया अब भी थर थर काँप रही थी। कहीं वो भी तो पथरीला बुत नहीं बनती जा रही? महीनों से जड़ बनी हुई है, आगे भी बनी रही तो ऐसे ही चलती फिरती लाश में नहीं बदल जाएगी? निष्क्रिय, निरुद्देश्य, किसी काम की नहीं। नहीं, अचानक दिया की चीख निकल गई। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। घबरा कर उसने निशा को झिझोड़ दिया। आंटी, मुझे इसी समय घर जाना है, प्लीज़ मुझे जल्दी मेरे घर पहुंचा दीजिए, कल से मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। दिया की ये बात सुनकर निशा के चेहरे पर एक सफल मुस्कुराहट उभर आई। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी पथरीला बुत। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की बेहतरीन और उम्दा कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। हार्दिक धन्यवाद।